नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बिबेक देबरॉय द्वारा हाल ही में लिखे गए एक आर्टिकल को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। वहीं इस मामले पर विवाद बढ़ने के बाद बिबेक देबरॉय ने कल 17 अगस्त गुरुवार को अपनी सफाई देते हुए न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा कि पहली बात तो ये है कि जब भी कोई कॉलम लिखता है तो हर कॉलम में हमेशा यह चेतावनी होती है कि यह कॉलम लेखक के निजी विचारों को दर्शाता है। ये उस संगठन के विचार नहीं होते जिससे व्यक्ति जुड़ा हुआ है। दुर्भाग्य से इस मामले में किसी ने इन विचारों का श्रेय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद को दिया है। उन्होंने आगे कहा कि जब भी प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद सार्वजनिक डोमेन में अपने विचार रखती है तो वह उन्हें वेबसाइट पर डालती है और अपने ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट करती है। इस विशेष मामले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये पहली बार नहीं है कि मैंने ऐसे मुद्दे पर लिखा है। मैंने पहले भी ऐसे मुद्दे पर इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए लिखा है। दरअसल बिबेक देबरॉय ने लिखा था कि हमें बताया जाता रहा है कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदला जा सकता। अगर इसके खिलाफ कुछ होगा तो अदालतें उसकी व्याख्या करेंगी। लेकिन संविधानों पर यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का रिसर्च बताता है कि इसकी औसत आयु सिर्फ 17 साल रही है। ये 2023 है। 1950 के बाद 73 साल बीत चुके हैं। हमारा संविधान काफी हद तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर आधारित है। इस तरह ये भी उपनिवेश के दिनों से जुड़ा है। हमें इस बात पर विचार करना होगा कि 2047 में भारत को कैसे संविधान की जरूरत है। पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बिबेक देबरॉय के आर्टिकल पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि बिबेक देबरॉय ने संविधान को बदले जाने पर जोर दिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बिबेक देबरॉय की टिप्पणियों का जिक्र करते हुए कहा कि ये हमेशा संघ परिवार का एजेंडा रहा है। सावधान रहें। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष ने संविधान को बदलने का संकेत दिया है, जिसके निर्माता डॉक्टर अंबेडकर थे। वे चाहते हैं कि देश एक नए संविधान को अंगीकार करे। वहीं इस मामले को संविधान पर हमला करार देते हुए आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा कि क्या ये सब पीएम की मर्जी से हो रहा है। संवैधानिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है। अब तो संविधान पर सीधा हमला हो रहा है। इसके अलावा आरजेडी नेता मनोज झा ने भी मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान कहा कि बिबेक देबरॉय ने ये खुद नहीं बोला, बल्कि उनकी जुबान से बुलवाया गया है। इसके पीछे के मंसूबे भी बिल्कुल साफ हैं। उनके इस बयान ने बीजेपी आरएसएस की घृणित सोच को फिर से सामने ला दिया है। भारत का संविधान सर्वश्रेष्ठ संविधान है, ये स्वीकार नहीं है। इनका तरीका है कि ठहरे हुए पानी में कंकड़ डालो और अगर लहर पैदा हो रही हो तो और कंकड़ डालो और फिर कहो कि अरे ये मांग उठने लगी है। आगामी लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच चल रही तकरार अब खत्म हो गई है। दरअसल लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी नेता राहुल गांधी ने बुधवार 16 अगस्त को दिल्ली कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक की थी और बैठक के बाद कांग्रेस के नेताओं ने बयान दिया कि पार्टी सभी 7 सीटों पर तैयारी कर रही है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच का मतभेद सामने आया। दोनों पार्टियों की तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई, लेकिन वही अब खबर है कि यह मामला कल गुरुवार 17 अगस्त को थम गया है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि कांग्रेस के रुख स्पष्ट करने से पूरा मामला खत्म हो गया है। आप सांसद सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस ने अब खुद ही अपने बयान से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह अच्छा है, मामला अब खत्म हो गया। कांग्रेस ने स्पष्टीकरण दे दिया और सब कुछ अब स्पष्ट है। सभी दल मिल बैठकर हिसाब किताब लगाते हैं और फिर ऐसी चीजें तय होती हैं। वहीं आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय ने धैर्य रखने की सलाह देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने निर्दिष्ट किया कि उसके कुछ नेताओं के बयान व्यक्तिगत टिप्पणियां थीं। मुझे लगता है कि फिलहाल थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है और मुंबई में होने वाली विपक्षी गठबंधन इंडिया की अगली बैठक तक कोई रास्ता निकलेगा। अनअकैडमी के टीचर करण सांगवान के एक स्टेटमेंट के बाद काफी ज्यादा विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक टीचर करण सांगवान ने छात्रों से शिक्षित उम्मीदवारों के लिए वोट करने की अपील की थी, जिसके बाद अनअकैडमी ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया और इस बात को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। आपको बता दें कि अनअकैडमी शिक्षा और लर्निंग के क्षेत्र में काम करने वाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। वहीं अब टीचर करण सांगवान को नौकरी से निकालने को लेकर सोशल मीडिया पर कई लोग अनअकैडमी के इस कदम की काफी आलोचना कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी गुरुवार 17 अगस्त को इस मुद्दे को लेकर ट्वीट किया, जिसके बाद अनअकैडमी के को फाउंडर ने इस पर सफाई दी। इस मामले पर हैरानी जताते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि क्या पढ़े लिखे लोगों को वोट देने की अपील करना अपराध है?
यदि कोई अनपढ़ है, व्यक्तिगत तौर पर मैं उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन जनप्रतिनिधि अनपढ़ नहीं हो सकते। ये साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है। 21वीं सदी के आधुनिक भारत का निर्माण अनपढ़ जनप्रतिनिधि कभी नहीं कर सकते। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस ट्वीट के बाद अनअकैडमी के सह संस्थापक रोमन सैनी ने कहा कि करण सांगवान ने अनुबंध का उल्लंघन किया था और इसलिए कंपनी को उनसे अलग होना पड़ा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, हम एक शिक्षा मंच हैं जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसा करने के लिए हमने अपने सभी शिक्षकों के लिए एक सख्त आचार संहिता लागू की है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हमारे शिक्षार्थियों को निष्पक्ष ज्ञान मिले। उन्होंने आगे कहा कि हम जो कुछ भी करते हैं उसके केंद्र में हमारे शिक्षार्थी होते हैं। कक्षा व्यक्तिगत राय और विचार साझा करने की जगह नहीं है, क्योंकि वे उन्हें गलत तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। वर्तमान स्थिति में हमें करण सांगवान से अलग होने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि वे आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे थे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने गुरुवार 17 अगस्त को एआईएडीएमके और बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए एआईएडीएमके को बीजेपी का गुलाम बताया, तो वहीं बीजेपी को भारतीय विरोधी करार दिया। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक एम.के. स्टालिन ने रामनाथपुरम में कहा कि एआईएडीएमके बीजेपी की गुलाम है। डीएमके एक स्टेट पार्टी है और हम सभी राज्यों के मुद्दों पर आवाज उठाते हैं। बीजेपी हमें भारतीय विरोधी कहती आई है, लेकिन अब बीजेपी असल में भारतीय विरोधी है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक स्टालिन ने आरोप लगाया कि बीजेपी उसके अधूरे वादों से ध्यान हटाने की कोशिश करने के लिए झूठा दावा कर रही है कि डीएमके अलगाववाद को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी पार्टी बीजेपी के चुनाव पूर्व आश्वासनों के लिए केंद्र सरकार को जवाबदेह ठहराने की कोशिश कर रही है। स्टालिन ने आरोप लगाते हुए आगे कहा कि बीजेपी ने अपने किसी भी चुनावी वादे का सम्मान नहीं किया। मुख्यमंत्री ने 2014 और 2019 के संसदीय चुनावों से पहले बीजेपी के चुनावी वादों को सूचीबद्ध किया, जिनमें विदेशों में जमा काले धन को वापस लाना, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना और किसानों की आय दोगुनी करना शामिल था। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी और शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर यानी SKICC का नाम बदलने को लेकर राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। अब इसी कड़ी में कल गुरुवार 17 अगस्त को जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आप पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का नाम इमारतों से हटा सकते हैं, लेकिन दिलों से नहीं मिटा सकते। आप अगर SKICC से शेर कश्मीर का नाम मिटाओगे या फिर अस्पताल से मिटाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सच नहीं छिपा सकते। उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों में शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का नाम लिखा हुआ है। इमारतों के नाम बदलने से इतिहास नहीं बदल सकता। आज नाम बदलने वाले लोग कल नहीं रहेंगे, लेकिन नई सरकार आएगी तो नाम वापस आ सकता है। इस साल के अंत और नए साल की शुरुआत में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें राजस्थान भी शामिल है। अब ऐसे में राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस बीच बीजेपी ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। दरअसल बीजेपी ने कल गुरुवार 17 अगस्त को 2 अहम समितियों का गठन कर चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। इनमें प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति और प्रदेश संकल्प पत्र समिति शामिल है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के निर्देशानुसार इन कमेटी का गठन कर इनकी जानकारी ट्विटर पर शेयर की गई। बीजेपी ने अपने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को संकल्प पत्र समिति का संयोजक नियुक्त किया है। वहीं दूसरी ओर पूर्व सांसद नारायण पंचारिया को चुनाव प्रबंधन कमेटी का संयोजक बनाया गया है। इन दोनों समितियों में राष्ट्रीय नेतृत्व को ज्यादा और राज्य के नेताओं को कम प्राथमिकता दी गई है। साथ ही बता दें कि बीजेपी ने इन दोनों ही समितियों में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता वसुंधरा राजे और उनके गुट के किसी भी नेता को दूर रखा है। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूनिया, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ को भी कमेटियों से बाहर रखा गया है। वहीं वसुंधरा राजे को लेकर प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह का कहना था कि वह मुख्य कैंपेन में शामिल होंगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।